नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा है। रोजगार को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस देखने को मिली है। दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्तियों को लेकर के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा। ठेका प्रथा को बढ़ावा देने और युवाओं के शोषण के आरोप भी लगाए, लेकिन सरकार ने पिछली सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने किरण चौधरी के सवालों के जवाब दिए। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय अर्थात कौशल रोजगार निगम के तहत होने वाली भर्तियों की ओर दिलाना चाहती हूँ। कौशल रोजगार निगम में पढ़े लिखे युवकों को कम वेतन पर रोजगार देकर एक तरह से सरकार द्वारा उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का ही काम करा जा रहा है। ऐसा लगता है कि निगम पढ़े लिखे युवकों का शोषण करने के लिए ही बनाया गया है। इसमें आरक्षण देने का भी कोई सही ढंग से पालना नहीं करी है और ना ही इसमें किसी तरह की पारदर्शिता बरती गई है। कौशल रोजगार निगम में भर्तियों के नाम पर सरकार युवकों के साथ धोखा करने का काम कर रही है। इस निगम के तहत सरकार ठेका प्रथा को बढ़ावा देने का काम कर रही है, जिससे हमारे युवा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तौर पर अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं। पहले युवा ठेकेदारों का शोषण होता था, ठेकेदारी प्रथा का शोषण, और निजी ठेकेदार द्वारा कम वेतन दिया जाता था। निजी ठेकेदारों के लिए ईपीएफ, ईएसआई आदि उचित सुविधाओं के समयानुसार नहीं दी जाती थी। इन अनियमितताओं के विसंगताओं को दूर करने के उद्देश्य से हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया। इसलिए हरियाणा कौशल रोजगार गठन कि हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में काम के लिए दिए जाने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को भर्ती के लिए किया गया है। भर्ती के दौरान गरीब जो अंतिम व्यक्ति, जो गरीब आदमी है, जिस आदमी का 1,80,000 से कम है, 1 लाख रुपए अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उस गरीब व्यक्ति का कैसे उद्धार हो। उस गरीब व्यक्ति को नौकरी सरकार की सेवा करें। बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चा को घर पे नहीं है, वो बेचारे को कोई सहारा नहीं मिलता था। जो आसपास के हमारे लोग थे वही लोग इसमें डीसी रेट में नौकरी लगते थे। कि गरीब आदमी को कैसे न्याय मिले, गरीब आदमी के परिवार का कैसे गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अंतिम व्यक्ति जो गरीब पंक्ति में खड़ा है उसका उद्धार कैसे हो और उसको कैसे उत्थान हो। तो भर्ती के दौरान गरीब अंत्योपरि युवाओं के रोजगार उत्थान के लिए विशेष प्रावधान है। वर्तमान में कार्य कर्मचारियों में से कई बोगस कर्मचारी मिले और उनसे निकलकर बाहर आए हैं। तो शीतकालीन सत्र के दौरान सीएम मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष हुड्डा के बीच भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्ती को लेकर के तीखी बहस हुई। हुड्डा ने कहा कि इस निगम से ठेका प्रथा खत्म नहीं हो रही, बल्कि सरकार खुद ठेकेदार बन गई है। कहीं भी इसका जब ये बनाया था उस समय मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये ठेका प्रथा खत्म करने के लिए है। ये ठेका प्रथा खत्म हो रही है, सरकार खुद ठेकेदार बन रही है। ठेका प्रथा 2 साल के लिए आप भर्ती कर रहे हो, 30,000 रुपए दे रहे हो, ना उसकी प्रमोशन है ना आगे कोई है, कच्चा ही रह जाएगा सारी उम्र। और कितने दिन रहेगा कच्ची नौकरी के लिए। ठेका प्रथा क्या थी? ठेका प्रथा यही थी, कच्ची नौकरी थी, वही आप काम कर रहे हो। अच्छा बोलो। आपने कहा कि ये ठेका प्रथा खत्म करेंगे और एक तरफ कहा आपने कि 25,000 हम भर्ती करेंगे इसमें अभी थोड़े दिन पहले। इसका मतलब ये 25,000 पोस्ट खत्म कर दोगे आप। जो 25,000 भर्ती करोगे तो 25,000 पोस्ट खत्म कर दोगे, यही मतलब हुआ ना। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो? 1,82,000 खाली जगह आपकी सीधी भर्ती करो। और कोई क्राइटेरिया पढ़े लिखे बच्चों को जो मतलब अफसर लग सकते हैं, आगे जा सकते हैं, उनको कम तनख्वाह में रखना एक उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये हरियाणा के लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम बिल्कुल इसको वो रिजेक्ट करते हैं। इसको तुरंत वापस किया जाए। ये खिलवाड़ कर रहे हो आप। एचकेआरएन एक विशेष पर्पज से बनाया गया है और जैसा पहले मंत्री जी ने भी उसमें बता दिया और हमारी बहन किरण जी ने भी उसको स्वीकार किया कि ये आउटसोर्सिंग का जो ठेकेदारों के माध्यम से हम भर्ती करते थे, लोगों को लेते थे, ये उसका एक विकल्प है। वो जो सारी शिकायतें आती थी
वो शिकायतें न रहें और हम उनकी शोषण से कैसे युवकों को बचाएं, क्योंकि सैलरी कम है ये हमको पता है, उस सैलरी में से भी उनका और शोषण होता रहे। किसी को पहले एडवांस में ले लिया, फिर उनके बैंक में खाते में डाल दिए, किसी का पीएफ जमा नहीं कराया, किसी को ईएससी की सुविधा नहीं दी, वो सारी चीजें खत्म करने के लिए हमने उसको वहां से लिया है। ये एक नया पोर्टल है, पहली बार बना है, इसमें कोई कमी नहीं होगी ऐसा कोई दावा नहीं है। कुछ कमियां इसमें मान लो है तो चर्चा में से निकलेंगे, उसको ठीक किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा। इसमें भर्तियां अभी मात्र 4-5 हजार ही हुई है, बाकी तो जो पिछले ठेकेदारी पर चल रहे थे लोग उनको इसमें पोर्ट किया गया है, ताकि वहां की सूची से निकाल करके इसमें डाल दिया जाए। जो कठिनाइयां उनको वहां आ रही हैं वो यहां बंद हो जाए, और उनकी सहमति से ये सब कर रहे हैं, बिना सहमति के नहीं कर रहे। तो वहीं हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सीएम मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में तीखी बहस हुई। हुड्डा के आरोपों का सीएम मनोहर लाल ने शायराना अंदाज में जवाब दिया। थे आईना देखना चाहिए, आईना देखो आप, मैंने देख लिया आपका आईना, दिल में कुछ और मुंह पे कुछ। आईना कहीं भी टूटे नाम मेरा ही आता है, आईना कहीं भी टूटे नाम मेरा ही आता है। क्या मैं पत्थर हूं जो मेरे ही सिर पर ये सब इल्जाम लगाया जाता है? मैं पत्थर नहीं हूं, मेरा भी दिल है। तो कुल मिलाकर के आज शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई भी जमकर हंगामेदार रही है, लेकिन इसी के साथ जो सवाल आज उठे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और आज बड़ी बहस में हम इसी पर चर्चा करेंगे। बड़ी बहस के सवाल हैं, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यही है कि पारदर्शिता पर सवाल है और भर्तियों पर आखिर ये क्यों बवाल है। दूसरा सवाल यह है कि रोजगार पर सदन में हंगामा, तो हकीकत फिर क्या है। तीसरा सवाल यह है कि कौशल रोजगार निगम को लेकर के आखिर ये घमासान क्यों है, क्योंकि एक एक करके आपने देखा है कि विपक्षी तरफ से और खासतौर से कांग्रेस ने इसको लेकर के जो सवाल उठाए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण थे और सदन के अंदर भी आपने देखा कि किस तरीके से इसके जो जवाब हैं वो सत्ता पक्ष के द्वारा दिए गए हैं। आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विधु रावल जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। अजय गोलिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं जननायक जनता पार्टी के। अजय गोलिया जी, आपका भी स्वागत। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत। और रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर विधु रावल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे और आप भी सुन रहे होंगे, कार्रवाई को भी आपने निश्चित तौर पर देखा होगा। जो सवाल वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा उठा रहे थे, उन्हीं सवालों को और आगे बढ़ाते हुए जो बात उन्होंने कही, तो कौशल रोजगार निगम को लेकर के जो सवाल था कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ठेकेदारी प्रथा को आप खत्म कर रहे हैं, लेकिन सरकार खुद ठेकेदार बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा भी जो सवाल उठे, कैसे इसको आप देखते हैं? आपका पहला रिएक्शन चाह रहा हूं। आयुष जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज हरियाणा के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। मुझे इको आ रही है, प्लीज इसको फिक्स करवा दीजिए। जी जी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है अपने आप में एक बहुत अनूठी पहल है, जिसको अन्य अन्य राज्य जो हैं एक के बाद एक उसका अनुकरण करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी प्रकार की व्यवस्था अपने अपने प्रदेशों में शुरू कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, दो तरह की व्यवस्था में रोजगार दिए जाते हैं। पहला है स्थायी व्यवस्था, जिसमें पूरी प्रक्रियाओं को पूरा करके जो कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों पर जिस प्रकार से समय समय पर जजमेंट्स आई हैं, उनको शामिल करते हुए जो गाइडलाइंस पर स्थायी नियुक्तियां होती हैं। लेकिन उसमें समय लगता है और समय लगने के बाद भी एक पूरी ब्रिगेड, जिसकी हम इस डिबेट में चर्चा करेंगे, वो हर स्थायी नियुक्ति को रुकवाने के लिए खड़ी हो जाती है। ये विपक्षी हमारे साथी उनके पीछे खड़े होते हैं। लेकिन एक दूसरी व्यवस्था है जो कि अस्थायी जो नौकरियां हैं वो कैसे दी जाए, क्योंकि 2-2, 3-3, 4-4 और कई बार 5-5, 6-6 साल तक अस्थायी तौर पर लोग कर्मचारी लगे रहते हैं। तो पहली बात तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि कोई भी बैकडोर से अस्थायी भर्ती होकर कोई स्थायी नहीं होगा, जिस प्रकार से पुरानी सरकारों का एक चलन रहा करता था कि अपने मन मर्जी के लोगों को सिफारिश कर कर पहले अस्थायी नौकरी पर लगा देना और फिर योग्य और पात्र लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात करके उन्हीं लोगों को जो अस्थायी लगे थे उनको बाद में पक्का कर देना। तो पहले तो देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्रैकडाउन किया। अब बात आती है कि वो अस्थायी लोग फिर लगें कैसे।
तो देखने में आया कि वही लोग जो इस प्रदेश की सत्ता पर थे हमसे पहले, उन्हीं लोगों ने एक गैंग बना रखा है। वो स्थायी नौकरियों को तो अपने वकीलों की ब्रिगेड खड़ा करके जिस प्रकार से कोर्टों में उलझा के रखते हैं और कोर्ट उन पर फाइन करता है। पहली बार इतिहास में हुआ, याचिकाकर्ताओं पर फाइन लगे हैं हरियाणा की भाजपा सरकार की नियुक्तियों को रोकने का प्रयास करने पर। और जो अस्थायी नौकरियां हैं उसमें अपने ठेकेदार द्वारा किस प्रकार से लोएस्ट बिड लेकर ठेका ले लेना और फिर उसके बाद उस ठेके की पूर्ति करने के लिए जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो नौकरी करते हैं, उनको सैलरी आधी देना, उनके पीएफ ना देना। और इससे भी पहले अभ्यर्थी चुनने की प्रक्रिया क्या कि जो ज्यादा पैसा दे देगा उसको बना देंगे। जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कृपा होगी, जिस पर ओम प्रकाश चौटाला का आशीर्वाद होगा, उसको नौकरी दे देना। लेकिन इस व्यवस्था से हरियाणा की जनता त्रस्त हो चुकी थी। हमने पहले दिन से ये बात कही कि हम किस प्रकार से नेताओं के घर से भीड़ हटाकर कोचिंग सेंटर तक हमने भीड़ पहुंचाई, उसी तरीके से हमने कहा कि कुछ मापदंड होने चाहिए आयुष जी, ऐसे ही कोई नौकरी ना लग जाए। और वो मापदंड बनाया। सबसे पहला तो ये कि कोई व्यक्ति जो है जिसका सबसे ज्यादा जरूरत है, जो सबसे ज्यादा गरीब है, जिसकी आय सबसे कम है, पहला अधिकार नौकरी पर उसका होना चाहिए। अस्थायी नौकरी की बात कर रहे हैं। जिसपे सबसे ज्यादा योग्यता है उसका अधिकार सबसे पहला होना चाहिए, यह दूसरा मापदंड हो गया। जिसके पास अनुभव है उस काम का, जो पहले से उस काम पर कहीं ना कहीं लगा हुआ है, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, तीसरी बात हो गई। चौथी बात जो है, किसी प्रकार का उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं हो, तो ये चौथी पांचवी। इस प्रकार से मानक तय किए। अब इस पर तो सभी को स्वागत करना चाहिए था, लेकिन विपक्ष अपनी आदत से मजबूर अच्छे कामों की भी सराहना नहीं कर पा रहे। गर्ग साहब एक तो अच्छे कामों की सराहना नहीं करते हैं, और दूसरा ये है कि मुख्यमंत्री ने भी आज कहा, सदन के अंदर हम लोग सुन रहे थे, उनका कहना यह था कि जो व्यवस्था हम सही कर रहे हैं उससे कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, इसलिए इस तरह की बातों को कहा जा रहा है। गर्ग साहब आवाज मिल रही है आपको? सवाल किया जी गर्ग साहब आपसे ही सवाल है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम व्यवस्था सही कर रहे हैं, ये कुछ लोगों को सही लग नहीं रहा है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। ये तो बात उन्होंने सही कही। सही को सही कहना पड़ेगा, गलत को गलत कहना पड़ेगा। जब सरकार अच्छा काम करेगी तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए भी अच्छा काम किया है। जब सरकार कुछ करे भी ना और फिर कहे मुझे नंबर दे दे, खाली पेपर छोड़ी आओ और फिर चाहे कि हमें नंबर मिले, तो नंबर कौन देगा इनको? सिस्टम देखिए, जहां बेरोजगारी का आज मुद्दा विधानसभा में उठा, आज पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 के ऊपर है। आप सीएमआई के आंकड़े देख लीजिए, आंकड़े के हिसाब से इनको बुला लो, पहले आयुष जी इनको बुला लो। सीएमआई बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। इनको बुला लो। महेश व्यास इसके सीएमडी कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं। फंसाने की आदत पड़ गई है। सीएमआई के आंकड़े नहीं मान रहे, ठीक है आप, ठीक है। फिर ये पागल की फिर बीच में बोलने लग जाते हैं। यार इनको बुला ले करो, ठीक है। गर्ग साहब अपनी बात गर्ग साहब बात रखें, ठीक है। उनको सीएमआई के आंकड़े पर उनको ऐतराज है, बस ठीक है, आगे बढ़े। हाँ गर्ग साहब होता इससे कि उसकी आदत है, अगर इसको जिस मेहरबानी करके मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे बजाय किसी और कांग्रेस से भी डाले करो, तो मेरी इनका आदत बड़ी झूठ को सच नहीं करने दूंगा, झूठ को झूठ मान दूंगा, सच्ची बात रखूंगा। वो मेरा धर्म में नहीं है कि मैं आपकी सीएमआई क्या होती है? कौन है उसका सीएमडी? कौन है बताइए ना? बोल क्या उसका कांग्रेस के साथ कोई संबंध नहीं है? जो सरकार के अच्छा काम होगा मैं सराहना करूंगा, मेरा फर्ज भी है, करना भी चाहिए। मुख्यमंत्री हमेशा प्रदेश का राजा होता है, जब मुख्यमंत्री सबका होता है और प्रधानमंत्री सबका होता है। हम प्रधानमंत्री जी को अपना मानते हैं और मुख्यमंत्री जी को अपना मानते हैं, मगर सही काम आप कहोगे ना तो सही बात की मैं सराहना करूंगा। आप बता दो, 1.5 साल पहले आपने योजना बनाई, उद्योग के माध्यम से हम 75% हरियाणा के बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आप 75 आदमी को रोजगार दे पाए क्या? अब प्रधानमंत्री ने घोषणा करी 2 ठीक है, लेकिन कौशल रोजगार निगम से क्या दिक्कत है? कौशल रोजगार निगम आपको क्यों लग रहा है कि ये युवाओं के शोषण करने के लिए बनाया गया? ऐसा क्यों लग रहा है? योजना की बात करी
आप आज तक यही नहीं स्पष्ट कर पाए आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। कौशल विकास योजना के तहत 12,000 करोड़ का आपने खर्च का बजट रख दिया। आप ये बताओ, बेरोजगारी के कारण हमारा युवा पीढ़ी आयुष जी नशे के अंदर जा रहा है, लगातार नशे में बढ़ रहा है, और जिसके कारण हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है। आप ये देखिए, ये इसमें राजनीतिक बात नहीं, मैं सामाजिक बात करता हूँ। नहीं ठीक है, सामाजिक बात करिए, लेकिन आज कौशल रोजगार निगम पर मुझे ये बताइए, आपको क्यों लग रहा है कि यहाँ पर युवाओं का शोषण हो रहा है? मिलकर इस पर कंट्रोल करना है। कौशल रोजगार निगम से युवाओं का शोषण कैसे हो रहा है? बेसिक सवाल ये, कौशल रोजगार निगम से युवाओं का शोषण कैसे हो रहा है और इस पर ऐतराज क्या है आपका? ऐतराज इस बात का है, जो कौशल विकास योजना की जो बात इन्होंने कही थी 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को हम ट्रेनिंग देंगे और लोगों को रोजगार देंगे। आज ये बता दे भी कितने लोगों को उसके तहत रोजगार दिया। दूसरी बात, इन्होंने कहा था 1.5 साल पहले भी हम नया कानून लाए, अधोग के माध्यम से हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार देंगे। ये बता दे भी कितने उनको रोजगार दिया। 75 आदमी गिनवा दे, 75 आदमी फैक्ट्री के माध्यम से। और मैं बताऊं कितने लोगों को बेघर किया, कितने लाखों लोगों को मैं आंकड़े दे सकता हूं, गिना सकता हूं। ग्राम स्तर पे मेरे साथी बैठे, मैं कहीं गलती हूं तो मेरा कान पकड़ लेना। पूरे हरियाणा के अंदर ग्राम स्तर के ऊपर हमारा नमकीन की, बेकरी की, अपने साबुन तेल बनता था, कूलर बनता थे, पंखे बनते थे, पलंग बनते थे, निवार बनती थी, पापड़ बड़ी सब हमारे गांवों में बनती थी। और वहां तक कि हमारी माताएं बहनें युवाओं को, लाखों लोगों को गांव के अंदर ही रोजगार मिलता था। आज कहाँ है? 80% से ज्यादा वो छोटे लोग बंद हो चुके हैं। मैं आंकड़े दे रहा हूँ और मैं स्पष्ट कर सकता हूँ, हरियाणा की दाल मिले पूरे देश में प्रसिद्ध होती थी। कहाँ है दाल मिले? आप कह रहे हैं कि इन्होंने रोजगार खत्म कर दिया। ठीक है गुलिया साहब, एक तो 75% वाली बात आप उठा रहे थे। ठीक है, चलिए मैं जवाब लेता हूँ गुलिया साहब। ठीक है गुलिया साहब जवाब दीजिए। कि मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार से मेरे साथी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब तो इन्होंने ठेके पर एक भी अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान, 2 टर्म के दौरान एक भी आदमी को कांग्रेस की सरकार में ठेके पर नहीं रखा गया। इनका कहने का तात्पर्य तो यही होगा। लेकिन क्यों 2014 में जाते जाते ये कानून एक डुगडुगी देनी पड़ी कि जो हरियाणा प्रदेश के अंदर टेम्परेरी रोजगार पर जो है वो 2018 में 1 मई 2018 को जब अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, तो आप ये समझ करके चलें कि वो लोग 2008 से भर्ती हैं, 8 से पहले से भर्ती है, 14 में इनकी सरकार गई। तो उनके लिए कानून बनाने की बात कर रहे थे ये, वो कानून कोर्ट में क्यों नहीं ठहरा? कहाँ कमियां? ऐसी क्या कमी है हुड्डा साहब में कि हुड्डा साहब कहते हैं मैं कलम का पक्का हूं, लेकिन वो कोई भी कानून बनाते हैं कोर्ट में क्यों नहीं ठहरता? कोई तो कमी रही होगी, ये चिंता तो आपको करनी चाहिए। और मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ भाई, जब तो ठेकेदारी के प्रथा, ठेकेदारी थी, ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट थे, उनके थ्रू होते थे। अब तो कौशल रोजगार निगम है, इस पे आप पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। मैं आपके टीवी चैनल पे बड़ी बात भी कहता हूँ, देखिए कोई नई चीज आती है उसमें कुछ कमियां भी रह जाती है। सरकार इसको लेकर के बिल्कुल एडमेंट भी नहीं है। अगर इसको और बेहतर, देखिए बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, अगर इसको और बेहतर बनाया जा सकता होगा तो सरकार इसके लिए प्रयासरत है। लेकिन एक सवाल का जवाब मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि हुड्डा साहब की कलम में ऐसी क्या कमी थी कि जब भी कोई भी कानून इन्होंने बनाया वो कोर्ट में क्यों नहीं ठहरा? ऐसी क्या कमी थी? ये तो जवाब तो इनको देना पड़ेगा। कोई भी कानून ले ले, चाहे उसको लेकर के हरियाणा प्रदेश को कितना नुकसान उठाना पड़ा, वो कानून भी वो भी कोर्ट में नहीं ठहरा। ये पक्के करने का था जो कानून था, जो 2014 में जाते जाते लेकर के, दूसरे की भी बात कर रहा हूँ, वो भी 2014 में 1 मई 2018, 10 साल का इनका कार्यकाल था भाई। अगर कोई ऐसी बात थी तो शुरुआत में बना सकते थे। तो ठेकेदारी की प्रथा की शुरुआत किसने करी? ये जवाब तो इनको ही देना पड़ेगा। 50,000 लोगों के ऊपर गाज गिरने की बात, बल्कि सरकार तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी गई कि इसके लिए जो समय सीमा तय की है उसको बढ़ाया जाए, हमें और समय दिया जाए। नहीं तो सरकार ऑर्डिनेंस लाने के लिए भी तैयार है, सरकार लोगों के साथ खड़ी थी।
लेकिन देखिए ये चीज तो एक मैं नहीं, लेकिन गुलिया साहब ठीक है, देखिए आपने कहा कि ठेकेदारी तो भाई चलिए, अगर ये कह दें कि इन्होंने ठेके पर नहीं रखा या इन्होंने किसी को एडॉप्ट पर नहीं रखा तो ये कांग्रेस पार्टी इसका जवाब देगी, लेकिन आप तो कह रहे हैं आपने ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं खत्म जरूर किया, लेकिन अब आप खुद ठेकेदार बन गए। देखिए मैं तो एक चीज कहता हूँ, मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर एक बात कही कि एक भी किसी एमएलए का रिश्तेदार लगा हो, एक भी किसी एमएलए का रिश्तेदार लगा हो तो ये बता दे। देखिए मैं एक चीज मानता हूँ, जब ये जानकारी देते हैं विधानसभा के अंदर कोई सवाल उठे, तो मैं कल भी एक प्रवक्ता से सवाल पूछ रहा था, वो लोग प्रवक्ता थे मेरे साथी, वो कह रहे थे कि मैं अभय सिंह नाम ले देंगे, ये कर देंगे। मैंने कहा भाई नाम दो, ये तो आईपीसी के तहत है, जो अपराध करता है उसके अलावा जो अपराध को छुपाने में मदद करता है वो भी अपराधी होता है जी। आप तो संवैधानिक पद पर है, अगर कोई ऐसा नाम है आप नाम ले दो भाई। आज मैं कांग्रेस से कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस के मेरे साथी हैं, कोई है ऐसा इनकी नजर में, देखियो मैं तो एक चीज मानता हूँ, कोई हो भी सकता है कमियां रह जाती है, ये आईपीसी किस लिए है, ये कानून किस लिए है, सीआरपीसी किस लिए है, ये इसीलिए है कि सरकार का इकबाल होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति कोई अपनी ड्यूटी के अंदर लापरवाही करता है या अनियमितताएं बरतता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, राजनीतिक दल का हो। लेकिन ये जवाब, ये 2-3 सवाल जो मेरे हैं वो इनसे पूछे कि ऐसी क्या कमी थी इनकी कलम में। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा, गर्ग साहब इसका जवाब देंगे। पंजेटा जी, कौशल रोजगार निगम आपको लग रहा है कि युवाओं के शोषण के लिए अब एक नई तरीके की एक व्यवस्था शुरू हो गई है, या आपको लग रहा है वाकई में इससे कुछ फायदा या हित है? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए आयुष जी, जिस गहराई से और गंभीरता से इस बेरोजगारी के इशू को, कि युवाओं को विचलित ना होना पड़े, भटकना ना पड़े और ये तलवार ना लटकी रहे कि कुछ सालों बाद उन्हें निकाल दिया जाएगा, एक पक्की नौकरी का इंतजाम, इसको जो अगर मोटा मोटा आप समझें तो एक कच्ची नौकरी का एक पक्का अड्डा है, जहां पे भविष्य में उसकी कोई भी उसको सिक्योरिटी नहीं है, ना पेंशन की है, ना कोई उसको मेडिकल की क्लेम की व्यवस्था है, ना कुछ और। सीएमआई की यहाँ जिक्र हो रहा था, सीएमआई के अगर भाजपा के प्रवक्ता गुजरात और अदर बीजेपी रूल्ड स्टेट्स को देखें तो सबसे अगर कम बेरोजगारी है तो यही सीएमआई वहां भी दिखाती है जो कम बेरोजगारी है। राजस्थान में ज्यादा बेरोजगारी दिखाती है, वहां कांग्रेस की सरकार है। तो सीएमआई के आंकड़े जो हैं उसको बहुत से हमारे जो रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स हैं वो कोट करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया है, अगर एचपी है तो ट्रिब्यून है, वो करते ही रहते हैं रेगुलरली, उनकी आर्टिकल्स आते हैं तो उसमें सीएमआई के आंकड़े कोट होते हैं। तो उसकी उसकी एक्यूरेसी के ऊपर अगर इतना डाउट होता तो जो मीडिया हाउसेज हैं रेप्यूटेड वो उसको कोट ना करते। दूसरा, यहाँ पे गरीब की बात हो रही थी, तो पहले ग्रुप सी और ग्रुप डी में कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर के बच्चे करते थे, वहाँ गरीब के बच्चे वहाँ भी, मगर गरीब के बच्चे को उसकी पक्की नौकरी कैसे दी जाए, गरीब के बच्चे को गरीब ना किया जाए, गरीब के बच्चे को एक जॉब की सिक्योरिटी, और वो भी जॉब की सिक्योरिटी कब, जब प्राइमरी एजुकेशन में स्वीकृत और उसके बाद में खाली पद बताऊंगा आपको 90,765 खाली 38,612। पहले टोटल आंकड़ा बता देता हूँ, 1,82,497 कुल पद जो है हरियाणा सरकार में खाली पड़े। उसके अंदर 41% पोस्ट जो है वो वेकेंट है, 11 लाख तो जो है वो अप्लाई कर चुके हैं अलग अलग उसमें। अगर आप ये आंकड़ा देखें अभी तक एचपी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है और एचपीएससी में उसमें कितने बच्चे अभी तक अप्लाई कर चुके हैं पिछले 8 साल में, तो उसका आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन में लगभग 63,000, 25,000 उसमें खाली पड़े हैं। पुलिस के अंदर 78,287 है, 24,000 खाली पड़े। सिंचाई में जो है लगभग 18,996 खाली है, 9,951। रोडवेज में ऐसे ही 24,000 स्वीकृत है, 24,368। उसके बाद खाली है 8,589। ऐसे ही स्वास्थ्य में 25,000 के 8,000 खाली है, मोटा मोटा बताता हूँ। हायर एजुकेशन में 10,000 है, खाली 6,000 है। स्किल डेवलपमेंट में 11,700 कुछ है और खाली है 7,500 के आसपास। ऐसी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, तो अन्य डिपार्टमेंट की लिस्ट है। तो इसमें अगर आप देखें तो पोस्ट को आइडेंटिफाई कौन करता है? पोस्ट को आइडेंटिफाई करता है एनएससीएम, नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस मैनुअल।
वो उसके जरिए पोस्ट आइडेंटिफाइड नहीं है। यहाँ सारा सिर्फ बहस में मैंने देखा है कि ये बताया जा रहा है कि जैसे डीसी रेट पे कुछ लोग जो थे, जो ठेका प्रथा ठेके पे लगवाते थे, तो उनका शोषण होता था, इसलिए हमने क्या किया, उनका शोषण ना हो तो इसलिए हमने कच्चे कर्मचारियों रखने का एक पक्का इंतजाम कर दिया। बात ये नहीं है, गंभीरता से अगर सोचा जाए तो पहले हमारी भर्तियां देखिए इस सरकार में कितनी रद्द हुई है। नहर पटवारी, ग्राम सचिव, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी इंग्लिश, जेएलए, वेटनरी सर्जन, पटवारी, उसके बाद महिलाओं की सुपरवाइजर इंस्पेक्टर, उसके बाद इलेक्शन तहसीलदार, आईटीआई, जेएसआई की, फायर ड्राइवर की, ठीक है। और लेकिन पंजेटा जी, आपका कहना यह है कि जो पक्की नौकरियां हैं उस पर फोकस नहीं है, इसके जरिए उसको कहीं अडॉप्ट पे करने की कोशिश है? नहीं, एडॉक ही है और कुछ समय, कुछ सालों के लिए रखा जाएगा। जैसे अग्निवीर योजना ये लेके आए थे, कोई पक्का स्थायी इंतजाम सरकार को गंभीरता से ये सोचना चाहिए कि हम पक्का स्थायी इंतजाम कैसे लेके आए। इनको कच्चों को जितना सरकार ने जैसे एक ये बना दिया है कौशल रोजगार निगम, तो ये कौशल रोजगार निगम की बजाय आपके पास जो पहले संवैधानिक और वैधानिक बोर्ड कमीशन हैं, एचपीएससी और एचएसएससी, आप उसके जरिए भर्ती क्यों नहीं करते? आप उनको ऐसा उनको, ये युवाओं का शोषण कब तक होता रहेगा? आप कहते हो कि आपके अगर आपके नहीं, कोई बात नहीं, अब मैं आपके समय में नहीं बोलता, आप थोड़ा संयम रखिए। आयुष जी, मुद्दा बहस का और विधानसभा के पटल पे अगर आज कोई चर्चा होती है जिसे पूरा प्रदेश देखता है, उसमें से निकल के क्या आया? निकल के ये आया कि भाजपा ने सारी एनर्जी इसको डिफेंड करने में लगा दी कि हम कच्चे रोजगार वालों को उनके इंटरेस्ट सेफ गार्ड कर रहे हैं, जैसे कि हम भाजपा के प्रवक्ता ने बताया। इशू ये नहीं है आयुष जी, ये वही वाला हाल हो गया जैसे गेस्ट टीचर्स को हुड्डा साहब छोड़ के चले गए थे, बीच में अधर में लटका के चले गए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी भर्तियां पक्की है तो कोर्ट में भी वो जीत के ही आएंगे, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। चलिए विदु रावल जी, विदु रावल जी इसका जवाब देंगे। कोर्ट में लटक जाएगी, इस वजह से विदु रावल जी रिपीट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट को चार बार बोलने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं रिपीट नहीं कर रहा। इन्होंने बार बार ये ध्यान दिलाया कि भाई इन्होंने कहा कच्ची नौकरी का पक्का इंतजाम। ये एक पुरानी टैक्टिक्स है, जब भी किसी काम को डिस्क्रेडिट करना हो तो उससे एक बड़ी समस्या की तरफ आप ध्यान ले जाओ। जब कोई खेती की बात करे तो आप माउंट एवरेस्ट के ऊपर चले जाओ, एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर करना। जब ये ऐसा कहते हैं कि पक्की नौकरी की बात करते हैं तो बताना चाहिए, आमने सामने बात होनी चाहिए। 2005 से लेकर 2009 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का पहला जो कार्यकाल था, उन 5 सालों में 4.5 पौने 5 साल थे, उसमें 18,020 नौकरियां लगी। और 2009 से लेकर 2014 तक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का दूसरा कार्यकाल था, उसमें 44,302 नौकरियां लगी। इन दोनों का समअप करते हैं तो लगभग 10 साल, पौने 10 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 62,322 पक्की नौकरियां उनकी सरकार में लगी। हम अभी 8 साल हमारे पूरे हुए हैं, इनके 10 साल में 62,322 लगी। हमारे 8 साल के अंदर 1 लाख से अधिक नौकरियां लग चुकी हैं, विच इज जस्ट अबाउट 68% मोर देन भूपेंद्र सिंह हुड्डा's 10 years। ठीक है, तो वो तो, और हमारे भी 2 साल और हैं। 25,000 के करीब नौकरी अगले 1 महीने में लगने वाली है, जो हम जानते हैं कि 11.5 लाख बच्चों ने जो सीट का एग्जाम दिया उसकी बात करते हैं, तो ये जाकर हुड्डा साहब से डबल हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये बात हुड्डा साहब के प्रवक्ता ने ना उठाकर चौटाला साहब के प्रवक्ता ने उठाई है, तो उनको भी एक बार आईना दिखा देना चाहिए। ये जो यहाँ पर पक्की नौकरियों को लेकर बड़ा लेक्चर दे रहे थे, रिपीट कर रहे थे, डिबेट का बहुत टाइम ले लिया इन्होंने। इन्हें पता होना चाहिए कि 2000 से लेकर 2005 तक जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, उस समय 6217 नौकरियां लगी। उन 6217, केवल 6217, 6217, और ये हमें 1 लाख पर लेक्चर दे रहे थे अभी भी। लेकिन उन 6217 में भी जो मेन नोट करने की बात है, वो 3206 नौकरियां वो थी, जिसमें 3206 नौकरियां वो थी जब पात्र शिक्षा भर्ती घोटाले की बात कर रहा हूं, जब पात्र बच्चों का अपने पीछे से अलमारी काट दी। आप तो स्थायी नौकरियों में भी बख्शते नहीं थे भाई, पीछे से आपने अलमारी काट दी, लिस्ट निकाल दी, और 1 नहीं 2 नहीं 3 कोर्टों ने महंगे वकील
महंगे, अभी रुक जाइए ना, अभी लेक्चर दे रहे थे, रुक जाइए एक बार। आयुष जी अच्छी बात है क्या ये? अभी ये लेक्चर दे रहे थे दूसरों को बीच में नहीं बोलने के लिए, अब जब बोलने लगता हूं तो ये देखिए ना, दोहरा चरित्र अपने समय। तो इनको एक नहीं दो नहीं, आयुष जी सुनिए मेरी बात, हमारा क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस सिस्टम कहता है कि 99 क्रिमिनल्स may get away but not one innocent will be convicted। बहुत महंगे महंगे, देश के सबसे महंगे वकील खड़े कर भी ओम प्रकाश चौटाला साहब 3 कोर्टों में 1 दिन की भी सजा कम नहीं करवा पाए, 10 साल तिहाड़ में पापड़ बनाते रहे, 10 साल बाद बाहर निकले तो आय से अधिक संपत्ति में फिर अंदर चले गए। देखिए ये लोग आकर लेक्चर देते हैं, देखिए बोल रहे हैं फिर बीच में बोल रहे हैं, ये तरीका है। अब क्या हो गया? अरे आईना नहीं देखना चाहते, आयुष इनको एक बार चुप करवाइए या इनको म्यूट करवाइए, तभी मैं अपनी बात रखूंगा। अब ये लेक्चर दे रहा था, यही व्यक्ति लेक्चर दे रहा था, अभी बीच में ना बोलने का लेक्चर दे रहा था ये व्यक्ति, यही व्यक्ति, एक ही मुंह से दोगली बातें। मैं आपको आप बोल रहा हूँ, प्रोफेसर किसने बना दिया आपको? आपको तो अरे आपको मैं भी आप ही बोल रहा हूँ, आप व्यक्ति नहीं है क्या? आप व्यक्ति नहीं। अच्छा आयुष जी देखिए, इस तरह से डिबेट डिरेल करना चाहता हूं। आयुष जी क्या मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूँ? क्या मैं आपके पंडिता जी एक सेकंड थोड़ा सा वेट करें, मैं आपके पास आऊंगा, जवाब दीजिएगा, मतलब किस प्रकार से ये व्यक्ति अभी लेक्चर दे रहे थे कि बीच में नहीं बोलना चाहिए, जब मैं बता रहा हूं तो बीच में। अच्छा एक बार सीएमआई जिनको इनसे बड़ा प्रेम हो गया अचानक से, उसके बारे में बात कर लें, ये बात कर लें, बार बार सीएमआई क्या करते हैं, किसने कोर्ट किया मुझे नहीं पता, मैं उसके लिए अकाउंटेबल नहीं हूं, लेकिन मैं जो जानता हूं वो ये जानता हूं कि सीएमआई के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम महेश व्यास है। आप इसको डिस्प्यूट करते हैं, कर दीजिए। क्या यही महेश व्यास 2019 की कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर नहीं चेयरपर्सन थे, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो बना रहे हैं? उनके आंकड़ों पर विश्वास रखेंगे आप? 2014 वाले जो हैं, जो इलेक्शंस हुए पहले असेंबली के और पहले लोकसभा के और असेंबली के, उसमें भी उनकी एजेंडा बनाने वाले और मैनिफेस्टो बनाने वाली कमेटी में थे। लेकिन बड़ी मैं बताना चाहता हूं तकलीफ क्या है। यह तकलीफ यह है कि जब 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एचसीएस की 151 लोगों की भर्ती की, उन 151 में ये इंडियन नेशनल लोकदल मुख्य विपक्षी पार्टी थी, इन्होंने एक दिन पहले लिस्ट रिलीज कर दी, अगले दिन हूबहू वही लिस्ट आ गई, 151 के 151। उसमें से इंडियन एक्सप्रेस ने 60 रिश्तेदार खोज लिए। उस समय के एचपीएससी के जो चेयरपर्सन थे मनवीर बढ़ाना, उनकी बेटी, हरियाणा लोकसभा आयोग के चेयरपर्सन, ओएसडी नहीं एक मिनट, थोड़ी मेरा खत्म हो रहा है भाई साहब, बजरंग दास जी खत्म हो रही मेरी बात। ओएसडी जो थे, सुपर ओएसडी थे हुड्डा साहब के, एमएस चोपड़ा, उनकी बेटी लग गई एचसीएस। बिजली मंत्री अजय यादव जी थे, उनके दामाद लग गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मामी, फाफी, फूफी, ताई, मौसी, कोई नहीं छोड़ी इन्होंने। अब एक और छोटी सी बात करके खत्म कर रहा हूं मैं। अब हमारे समय कौन लग रहे हैं और अपनी योग्यता से अपने दम पे झज्जर जिले के महराणा गांव के मोहित कुमार ने अव्वल स्थान प्राप्त किया। इसके पिताजी एक दुकानदार हैं और छोटे से दुकान जो है गांव में चलाते हैं। महेंद्रगढ़ जिले की अटेली के विनीत कुमार का चयन एआईटीओ के पद पर हुआ, ठीक, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर आता है। पिताजी आज भी रिक्शा चलाते हैं। सिरसा की मंडी डबवली के निवासी जितेंद्र कुमार एचसीएस बने, पिताजी हरीशचंद्र रिक्शा चलाते हैं। कुरुक्षेत्र के विदुरावल जी, कुल मिला के आप कह रहे हैं कि आपकी ट्रांसपेरेंसी भी है, पारदर्शिता भी है, इन लोगों से ज्यादा नौकरी आप लोगों ने दी है, लेकिन उसके बाद भी सवाल गरीब के घर में पहुंचाई। आयुष जी मुख्य बात क्या है, गरीब को नौकरी का अधिकार हमने दिया। गरीब हिम्मत छोड़ चुका था, इन भ्रष्ट लोगों की सरकारों में नौकरी को लेकर के चैलेंज। दूसरा गुलिया जी का भी सवाल था कि आप लोग तो जो बनाते भी थे कानून, वो सब जाके कोर्ट में चैलेंज हो जाते थे, ऐसा क्या बना जाते थे आप लोग? गर्ग साहब जवाब दीजिए। आयुष जी एक रिबटल मेरा खोल थोड़ा सा। आयुष जी, पंजेटा जी मैं आऊंगा इसके बाद आपके पास। हाँ गर्ग साहब। आयुष जी, इन्होंने, मेरे साथी ने, मेरे अजीज ने भ्रष्टाचार की बात कही। भ्रष्टाचार जितना भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में फैलाया है, देश में फैलाया है, शायद ही पूरा विश्व में रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतने पेपर लीक घोटाले इनके राज में हुए हैं, नौकरी के कह नहीं सकते। इनके चेयरमैन के एक ऑफिस के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा रुपए वहां कैश मिलते हैं इस पद के नाम। 1 करोड़ में 350 लाख खुली नौकरियां इनके राज के अंदर बिकी है। ये भ्रष्टाचार के हमें भाषण देते हैं। भ्रष्टाचार इन्होंने एक छोड़ा, आप देखिए पूरे देश के अंदर के हरियाणा में नशा बढ़ाने का काम किया। 5,000 शराब की पेटियां कोरोना के समय में। ये बिल्कुल जायज मुद्दा है गर्ग साहब, आप लोग उठा सकते हैं, लेकिन मुझे बताइए, आपसे ज्यादा तो कह रहे हैं हमने नौकरी दी है लोगों को,
और पारदर्शी तरीके से दे रहे हैं तो नौकरी, नाम भी गिनवा रहे थे भी यहाँ बैठ करके। आपसे ज्यादा दिया इन्होंने, आपका 10 साल का शासन था, इनका 8 साल का है। ये 8 साल में आपसे ज्यादा नौकरी दे रहे हैं और उसके बाद भी आपका सवाल है। कई गुना ज्यादा है। आप ये देखिए, ये नहीं बताते कि हमारे पद कितने खाली पड़े हैं। ये कहते थे, इन्होंने घोषणा की नहीं, पद खाली है, ठीक बात है साहब, लेकिन नौकरी तो आपसे ज्यादा दी है इन्होंने 8 साल के अंदर। ठेका प्रथा की घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने की थी कि हम ठेका प्रथा खत्म करेंगे और स्थायी नौकरी देंगे। और जहां तक की सफाई कर्मचारी जो हरियाणा में अपने हैं, नगर पालिका में, नगर निगम में, उनसे वायदा किया था। और आपको ये भी ध्यान होगा, दिवाली के समय ठीक है, लेकिन आपके ठीक है, आप लेकिन जो कानून लेके आते थे कोर्ट में चैलेंज क्यों हो जाए? कोर्ट में चैलेंज क्यों हो जाते हैं? कोर्ट में चैलेंज क्यों हो गए सारे? गुलिया साहब का सवाल, गुलिया साहब का सवाल का जवाब। दूसरी पार्टी का जो भी कानून बनाते थे हुड्डा साहब, जो भी कोई नई व्यवस्था लेकर के आते थे, नया कानून बनाते, वो जाके कोर्ट में चैलेंज हो जाता। गुलिया जी का सवाल था। गर्ग साहब ठीक है, महंगाई, बेरोजगारी, युवा, सबकी बात करिएगा, लेकिन जवाब दीजिए गुलिया साहब की बात का। हमने सबसे ज्यादा रोजगार दिया। गर्ग साहब नहीं, देखिए इस तरीके से गर्ग साहब ठीक है, आपने सबसे ज्यादा रोजगार दिया, लेकिन उसके आंकड़े तो बता दिए ना विदुरावल जी ने। गर्ग साहब ये बताइए, गुलिया साहब का सवाल था, उसका जवाब दे दीजिए। जो भी कानून बनाए सब कोर्ट में जाकर के आपके चैलेंज हो गए, ऐसा क्या बना देते थे आप लोग? क्या पूछा आयुष जी? जो कानून बनाते थे कोर्ट में चैलेंज हो जाते हैं आपके जाकर के, जो भी कानून तो सही बनाते हैं। हमने कौन सा कानून गलत बनाया? एक का नाम हमने कानून गलत बनाया। हमने कानून जनता के हित के लिए बनाया, जनता को रोजगार दिया, हरियाणा में उद्योग बढ़ाए, व्यापार बढ़ाए, लाखों आदमी को व्यापार के माध्यम से रोजगार हमने दिए, सरकार के माध्यम से रोजगार दिए, लाखों रोजगार आपने दिए। अभी तो विदुरावल जी बता रहे थे आपके रोजगार से उन्होंने बताया 68% ज्यादा दे दिया। ठीक है, चलिए गुलिया जी एक सेकंड के मुताबिक हुआ। ठीक है, हमारे समय में 1.37 सिर्फ बेरोजगारी थी। और ये अब इन्होंने बढ़ा दिया, सीएमआई का आंकड़ा फिर आ गया। चलिए ये आपकी खुद की घर की दुकान है, यही सीएमआई का घर की दुकान है, उसको क्यों बंद करते हैं? ठीक है, अब सीएमआई का आंकड़ा फिर अब इसी पर हम लोग अटके रहेंगे। गुलिया जी अजय गुलिया जी ठीक है, गर्ग साहब ठीक है, गर्ग साहब ठीक है, कंक्लूड करें। ठीक है गुलिया जी ठीक है, गुलिया जी गर्ग साहब ठीक है, गर्ग साहब ठीक है, गर्ग साहब हो गया। ठीक है, बात आ गई ठीक है, बात आ गई गर्ग साहब। अब दूसरे को भी बोलने दें। गर्ग साहब चाय पी लें, आपके पास जो रखी ठंडी हो रही है। गुलिया जी देखिए आयुष भाई, ये चीजें हैं, हम लोग बात कर रहे हैं फैक्ट्स और फिगर्स पर। अगर कोई कमी सरकार की रहती है, हम इसको भी स्वीकार करने का काम करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि बहुत सारी स्कीमें जो लेकर के आए, उनके अंदर कमियां थी, उनको दुरुस्त करने का काम भी करा सरकार ने, और करना भी चाहिए, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। लेकिन ऐसी बेहतरी का क्या करें जो हर बारी कोर्ट में ध्वस्त हुए थे, और हर बारी लास्ट में जो इन्होंने कानून बनाया लोक 52, और वो कोर्ट के अंदर जाकर ध्वस्त हुए। उनके ऊपर तो जवाब लोगों ने इनको दिया, तभी ये लोग सत्ता से बाहर हुए। अब देखिए, एक चीज सोचने की है कि आज जब पोर्टल पर युवा अपना रजिस्ट्रेशन करता है, वो सारी अपनी डिटेल्स डालता है, वो सबके सामने होती है, और उसमें से लोगों का चयन होगा और वो लोग ज्वाइन करेंगे। अरे इनकी सरकार के दौरान क्या पारदर्शिता थी, मुझे ये बता दे। चुने हुए लोगों के पास छक्के होते थे, जिसको बुलाते थे वो लग जाता था। और एक और बड़ी चीज होती थी, देखिए आयुष भाई, एक और बड़ी चीज होती थी, अजय भाई, जिसको बुलाता था लग जाता था। ऐसे ही तो था। घर की वही चाचा लिखानिया, अंधेर नगरी, वन मैन शो का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है। आपके चयन भर्ती आयोग को वन मैन शो का है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारतीय जनता यमुना मलाई खान इनके अंदर बैठ के घोटाले आप कर रहे हो। शराब घोटाला, धान घोटाला है, चलिए ठीक है, सारे घोटाले। ठीक है, अरे गर्ग साहब कॉमनवेल्थ घोटाला नहीं सुना, थोड़ा समय और रखिए ना, चर्चा करते रहेंगे। आज जो कार्रवाई हुई, आज शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई पर रहते हैं। ठीक है, आप धान घोटाला,
शराब घोटाला, इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। गर्ग साहब अभी गुलिया जी का समय था, एक बार उनको बोलने दें। आपने जीप का नहीं सुना क्या? गर्ग साहब किस प्रकार से हर चीज, हर ईंट उठाते थे आपके शासनकाल के के बारे में क्या कहेंगे आप? रॉबर्ट वाड्रा को पौने रेट पर 11,000 एकड़ जो है उसके साथियों को उसको दे दी, उसके बारे में क्या कहोगे आप क्या कहोगे? चलिए ठीक है, देखिए अब आप लोग समय खराब कर रहे हैं, आप लोग आपसी आरोप प्रत्यारोप में उलझ गए। आज के कौशल रोजगार निगम रोजगार और बेरोजगार पर रहते हैं ना हम लोग, आप लोग आपसी आरोप प्रत्यारोप में पुरानी बातों में उलझ गए। ठीक है गर्ग साहब बहुत पुरजोर तरीके से बात आपने रख ली, अब दूसरों को भी सुन लें। गर्ग साहब ठीक है अरे गर्ग साहब थोड़ा सा शांत हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए, ठीक है थोड़ा शांत हो जाए। पंजेटा जी ठीक है गर्ग साहब थोड़ा सा धैर्य रख लें, और भी वक्त है। गर्ग साहब थोड़ा सा शांत हो जाए, ठीक है। अरे भाई गर्ग साहब बहुत बढ़िया तरीके से बात रख ली, लेकिन अब दूसरों को भी बोलने दे दें, दूसरों को भी बोलने दें। गर्ग साहब हो गया पुराने आरोप प्रत्यारोप में समय ना खराब करें पुराने आरोप प्रत्यारोप में। ठीक है हो गया, देखिए समय बहुत कीमती है, समय खराब ना करें गर्ग साहब ठीक है गर्ग साहब बजरंगदास गर्ग जी और विदुरा जी दोनों लोग थोड़ा सा शांत हो जाए, अरे दोनों लोग थोड़ा सा शांत हो जाए भाई। ठीक है देखिए समय खराब कर रहे हैं आप लोग, समय खराब कर रहे हैं आप, केवल समय खराब कर रहे हैं, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं। हो गया विदुरावल जी और गर्ग साहब शांत हो जाए। विदुरावल जी और गर्ग साहब देखिए ठीक है, नहीं मुझे मजबूरन फिर आप दोनों की ऑडियो म्यूट करवानी पड़ेगी, कोई फायदा नहीं, इस चर्चा का कोई फायदा नहीं, कोई अर्थ नहीं। गर्ग साहब हो गया, अरे भाई गर्ग साहब अरे गर्ग साहब पिछले 1 मिनट से आपने जो भी बोला उसका कोई अर्थ नहीं है, ना ही उससे कोई समझ पा रहा है। गर्ग साहब अरे गर्ग साहब छोड़ दो किसान को, गर्ग साहब और विदुरावल जी छोड़ दो किसान को, तो हमने लूट लिया, किसान की फसल लूट ली। ठीक है म्यूट करें विदुरावल जी और गर्ग साहब को म्यूट कर दें। पंजेटा जी चोलियों ने खाया है। देखिए एक तो जैसे कल आंकड़े देकर आज सभी न्यूज़पेपर्स में भाजपा का ये आया कि कैसे उनको एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ी। तो 2005 में जब हम गए तो 4 लाख के लगभग पक्के कर्मचारी थे, और आज 2022 में केवल 1,65,000 जो है वो पक्के कर्मचारी रह गए हैं, और 1 लाख कच्चे कर्मचारी हैं, तो मिला के टोटल हुए 2,65,000 बचते हैं। तो ये देखिए कैसे आंकड़ों के साथ खेलते हैं, कैसे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। जब हम गए तो 4 लाख पक्के कर्मचारी थे, और आज 1,65,000 रह गए। वो भी इनका जो दावा है 1 लाख का जो उन्होंने आंकड़ा दिया, 1 लाख नौकरी देने के बाद भी। तो ऐसे आंकड़ों से बचना चाहिए, जैसे कल हाउस को गुमराह किया ऐसे पूरी जनता को गुमराह कर रहे हैं आंकड़े देकर। दूसरा इन्होंने एक बात करी कि चौटाला साहब के लिए बारे में बोला, तो देखिए वो दिव्यांग व्यक्ति हैं, आप उनका टीवी में बैठ के तो अलमारी काटेंगे, चूल्हे बुझाएंगे, पात्र लोगों के चूल्हे बुझाएंगे, गरीब लोगों के चूल्हे बुझाएंगे, अलमारी को पीछे से काटेंगे। अलमारी को वो वृद्ध हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, इस बात में उनका सम्मान है, वो दिव्यांग है, इसके प्रति उनके लिए सहानुभूति है, लेकिन वो पीछे से अलमारी काटते थे, उनको जेल भुगतनी पड़ी है। He has been convicted in the court of law, उसके लिए कतई कोई इज्जत नहीं है। ऐसे वो चोर लुटेरे खुशेरों के लिए कतई कोई इज्जत नहीं है, जो गरीब की इस प्रकार से करते हैं। वो उनकी आयु वृद्ध है, वो इसके लिए उनका सम्मान है, वो दिव्यांग है, इसके लिए उनके प्रति चलिए ठीक है, अब आप फिर से आपसे आरोप प्रत्यारोप में उलझ गए। इसी आरोप प्रत्यारोप की चर्चा में लेकिन अलमारी को पीछे से निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, तो कौशल रोजगार निगम को लेकर के सवाल थे, और मुद्दा अहम यही है कि आखिर जो अस्थायी रोजगार है उसको लेकर के जो सवाल उठाए गए हैं उस पर जवाब सरकार किस तरह से देगी, क्योंकि इसके साथ में स्थायी रोजगार को लेकर के भी जो सवाल थे विपक्ष ने उसको भी साथ में जोड़ा था। अब देखना यह है कि सरकार इसका जवाब कैसे देती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।